Once again, good morning, students. Today we are going to explain the relation with other ruler. Actually, Mughal relation with other rulers. I also provided you the reading videos. So from today we start the explanation videos. So once again we repeat it. Before this topic, I will teach you that tradition of succession. ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन का सेंस होता है कि उत्तराधिकार की परंपराएं जो मुगलों ने अप्लाई की. एज यू नो दैट कि इन आवर हिस्ट्री वी सॉ द प्रीमिनेचर ट्रेडिशन. आई मीन कि ज्येष्ठाधिकार एक प्रक्रिया होती थी जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही बड़ा बेटा जो है उस सारी एम्पायर का उत्तराधिकारी हेयर हो जाता था. सो अगेंस्ट दिस वन मुगल imposed the तैमूर ट्रेडिशन. तैमूर ट्रेडिशन क्या था कि पूरे एम्पायर को अपने सभी भाइयों में डिवाइड कर देना. सो ये तो ट्रेडिशन हो गया जो हमने देखा है. इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं. बहुत सारे रिवेलियंस होते हैं. हुमायूं का वीक होना, शेरशाह सूरी का चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करना, ये सारे एक ड्रॉबैक भी रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे गुड पॉइंट्स भी रहे हैं. सो लेसन नाउ टुडे वी स्टार्ट द मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर्स. कि मुगल रिलेशन अदर रूलर के साथ कैसा था. सो एज यू शॉ ऑन योर टेक्स्ट बुक दैट मुगल constantly attack or campaign those rulers who not accept their authority. कि हमने देखा कि मुगल जो हैं, जो भी शासक आते हैं उन शासकों पे वो ज्यादा से ज्यादा कैंपेन करते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं जो उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं. उनमें एक राजपूत एक बहुत बड़े रूलर्स होते हैं. सो नाउ as the Mughal become powerful, many other rulers are joined them voluntarily. कहते हैं कि जैसे जैसे मुगल पावरफुल होते जाते हैं, स्ट्रेंथ उनके पास होता जाता है, उनको हराना एक शंभोशा कार्य लगता है. तो बहुत सारे रूलर्स जो हैं स्वेच्छा से ही उनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लेते हैं. वॉलंटरीली, यानी स्वेच्छा से उनकी अथॉरिटी, उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं. राजपूत आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. इसका एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल राजपूत हैं. हम बात करेंगे मैट्रिमोनियल रिलेशन which proposed by the great emperor Akbar. So now many of them, what happened? Many of them, then that means Rajput rulers married their daughter into the Mughal families and in return receive a high position or rank. Especially they enjoy their जागीर. बहुत सारे राजपूत रूलर्स अब वो जब अथॉरिटी स्वीकार करते हैं तो वे मुगल फैमिली के साथ अपने डॉटर की मैरिज शादी करते हैं और शादी करने के बाद बदले में रिटर्न में उनको अपने वतन, अपने जागीर पे शासन करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ वो मुगल कोर्ट में एक हाई पोजीशन या रैंक हासिल कर लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लें, द मदर ऑफ जहांगीर. Mother of Jahangir, who was Jahangir? The prince name Prince Salim. The childhood name of Salim now become the Emperor Jahangir. Was a कछुआ princess. कि जो जहांगीर की मदर है वो एक कछुआ की राजकुमारी थी. जो कौन थी? डॉटर ऑफ राजपूत रूलर्स. जो राजपूत रूलर्स की लड़की थी फ्रॉम अंबर, जो आप प्रेजेंट डे जयपुर है. आज जो जयपुर जिसे हम अंबर कहते थे, वहां के राजपूत रूलर की लड़की जहांगीर की मदर थी. व्हाट वाज द नेम ऑफ जहांगीर? एक्चुअली यस, जोधाबाई. सो नेक्स्ट द मदर ऑफ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. द मदर ऑफ शाहजहां वाज द राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़. और शाहजहां की जो मदर हैं वे भी एक राठौर प्रिंसेस हैं. आई मीन राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हैं. और ये कहाँ है? राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जो मारवाड़ के
राजकुमारी हैं। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि सारे राजपूत रूलर्स ने मुगल अथॉरिटी को स्वीकार करने हेतु, एक्सेप्ट करने हेतु मैरिट की हो अपनी फैमिली की, ऐसा भी संभव नहीं है। बहुत सारे राजपूत रूलर्स हैं जो बहुत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को, इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। स्पेशली सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजपूत, जो राजपूत सिसोदिया है, जिसमें आप महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं, जो हल्दी घाटी के वार से लेकर के बहुत घास की रोटी खाते हैं, लेकिन वह अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग समय, बहुत लंबे समय तक वे मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। When the Mughal authority defeated this, they honored them and returned their जागीर in the form of वतन जागीर। लेकिन ऐसे राजपूत रूलर्स को, जो कि एक ऑनर बनता जाता है अदर्स रूलर में, कि मुगल जब इनको हराते हैं तो इनके साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं और उनके वतन जागीर को एज ए वतन जागीर के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये मेंटेन हर समय नहीं रह पाता है, क्योंकि जब औरंगजेब का शासनकाल आता है तो शिवाजी वे अधीनता के लिए कहता है, और शिवाजी एट फर्स्ट तैयार भी होते हैं और औरंगजेब के कोर्ट में पहुंचते हैं, लेकिन औरंगजेब उनको अपमानित, इंसल्ट करता है, और इसका परिणाम क्या होता है हमने देखा है कि वे रिबेल करते हैं, भागते हैं, फिर गुरिल्ला वार, और बहुत लंबे समय तक वो औरंगजेब से लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मनसबदार एंड जागीरदार। मनसबदार कौन है और किन्हें हम जागीरदार कहते हैं? किन्हें हम जागीरदार का फुल मुगल किसका जागीरदार वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? सो नाउ लेट मी स्टार्ट। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse borders of people. कहता है as empire expanded, जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता जाता है, encompass different regions, अलग अलग क्षेत्रों में, so they need to join the more and more people from different groups. What happened? From a small nucleus of Turkish novel. Actually, this is the initial position of Mughals, where novels were only Turkish, but they are small in number. That is why we say that the nucleus of Turkish. Nucleus. If you read the physics, you know the nucleus, atoms and the size of nucleus. Nucleus means very small group, very small in number. So, from a small nucleus of Turkish novel, they expanded to include Iranians, वे Iranians को इसमें include करते हैं, Indian Muslims हैं, Afghan, Rajput, Maratha and other groups. It means कि now Mughal joined the different group of people as the novels. So while we read this novel is known as the Mansabdar. So the term Mansabdar refer to an individual. Mansabdar refer to as individual who hold a mansab, meaning a position or a rank. mansabdar यही जो नॉवेल्स हैं, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले कौन थे, तुर्किश नॉवेल्स थे, बट दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर्स, और मुगल अथॉरिटी क्या है, एक्सपैंड कर रही है। सो जैसे जैसे उनके डिफरेंट रीजन में एक्सपैंड होता है, सो दे नीड more and more novels. But now Mughal started to join the other group in their novels, including Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Maratha and many other groups. And these novels become the Mansabdar. So Mansabdar is a position or rank. यह पोजीशन एक उत्तरदायित्व होता था, एक रैंक होता था, एक पदवी होता था। अब मनसबदार होल्ड ए मनसाब मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी पर्टिकुलर जगह पे उनके पास अथॉरिटी हुआ करती थी। सो मनसबदार, इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम
यूज बाय मुगल टू फिक्स। ये ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था जो मुगल फिक्स करते थे। और ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या था कि मनसबदार की एक्चुअली 3 ग्रेडिंग सिस्टम थी। नंबर 1 रैंक, नंबर 2 सैलरी एंड नंबर 3 मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 उनके रैंक थे और इन्हीं के डिपेंड पे उनके पोजीशन, उनके ऑनर और उनकी डिग्निटी को तय किया जाता था। और उसका उतना ही ऑनर जो है पाया जाता था मुगल कोर्ट में। अब देखोगे इसी को हम जब जज कहेंगे कि जितना ज्यादा उनका रैंक होता था उसको जज कहते थे कि 1000 का जो जज है दैट मीन्स मनसबदार रिसीव अ हाई रैंक देन 500 जज। अगर 1000 है तो 5000 वाले जज से उसका रैंक क्या होगा, हाई होगा, उसकी सैलरी भी होगी। Now we will discuss the next topic. We use a new word jat. What is jat? Actually, jat decide the position and rank of mansabdar. So we move here. Ki rank and salary determined by a numerical value. A numerical value called jat. So jat is a numerical value which decide the rank and salary of मनसबदार। कि जब एक ऐसी संख्यात्मक संख्या है संख्यात्मक एक राशि कर सकते हो कि जो मनसबदार के रैंक और सैलरी को निर्धारित करती है कि किसी भी मनसबदार की क्या सैलरी होगी और क्या रैंक होगा। अगर हम इसको और भी डिफाइन करें तो आप पाओगे कि अगर एक एग्जांपल ले लें कि एक मनसबदार की जत जो है 1000 जत है और एक सेकेंड है उसकी जत जो है 5000 जत है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग बहुत क्लियर है कि ऐसा मनसबदार जिसका मोर जत है इट मीन्स एक ग्रेट पोजीशन और रैंक, उसकी रैंक ज्यादा है, उसकी सैलरी ज्यादा है देन द 1000 जट, 1000 वाले जट से। सो नाउ द मनसबदार जो थर्ड जो फिक्स किया गया था मुगल अथॉरिटी द्वारा, द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी सैनिक उत्तरदायित्व था, रिक्वायर्ड उनको क्या करना होता था, उनका डिफाइंड वर्क था। तो रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार कह लो या कैवलरी मैन कह लो, कि इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वे मेंटेन करते थे, निर्धारित करते थे कि उनके ग्रुप में कितने जो है घुड़सवार होंगे जो युद्ध करते हैं, सैनिक होंगे या कैवलरी मैन कह सकते हो। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन, इन्हीं कैवलरी मैन को वो लाते थे फॉर रिव्यू, जो अथॉरिटी के सामने उनका रिव्यू कराते थे। रिव्यू का सेंस होता था कि उनको एक तरीके से रजिस्टर्ड कराना, उनको बिल्कुल वेरीफाइड करा लेना कि रजिस्टर्ड, गॉड देम रजिस्टर्ड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी। और उनके घोड़ों को एक दागने की प्रथा थी, दैट मीन्स ये निर्धारित हो जाता था कि ये मुगल आर्मी है या मुगल आर्मी के ये पार्ट है, और इसके बाद ही उन्हें इनको देने, इन सभी कैवलरी मैन या सवार को या एक्सपेंसेस जो भी होते हैं हॉर्सेस पे, जो भी उनकी मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं, इन सब के लिए मुगल अथॉरिटी से इनको पैसा मिलता था। अब ये पैसा आता कहाँ था? ये जो मनसबदार के सैलरीज हैं ये कहाँ से आया जाता था, कहाँ से लाई जाती थी? तो आप जैसा जानते हैं कि रेवेन्यू इज द मेन इनकम सोर्स ऑफ मुगल अथॉरिटी, कि मुगल जो प्रशासन की मुगल की जो है वो मुख्य जो पैसे का स्रोत था वो था रेवेन्यू विच कम फ्रॉम द क्रॉप चाइल्ड। सो मनसबदार रिसीव देयर सैलरी, वे अपनी सैलरी पाते थे आज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर, जो उनका रेवेन्यू असाइनमेंट मीन्स होता है एक क्षेत्र उनको दे दिया जाता था जिसे वो जागीर कहते थे, और उनकी जो सैलरी आती थी वो उसी जागीर से वो रेवेन्यू जो कलेक्ट किया करते थे, इसी कलेक्शन को यूज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बीच लाइक इक्ता, जो आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा होगा इक्ता। बट एक यहाँ वर्ड नोट करेंगे, जागीर और इक्ता एक जैसे लग तो रहे हैं
लेकिन जागीर को होल्ड करता है मनसबदार और एकता को होल्ड करता है मुफ्तीज। पर दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंसेस कहाँ है, हम अगले पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं कि बट अनलाइक मुफ्तीज most mansabdar did not actually reside in or administrated their जागीर। जैसा मुफ्ती क्या करता था कि अपने एकता में ही रहता था, उसका वो प्रशासक होता था, वो न्यायाधीश होता था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करता था और वहीं वो रहता था। इसके डिफरेंट जो मनसबदार हैं वे अपने जागीर पे गए नहीं कि रहे। मोस्ट ऑफ द मनसबदार डिड नॉट रिसाइड देयर जागीर, वे जागीर में रहते नहीं थे और नहीं उनके पास अथॉरिटी थी कि वे एडमिनिस्ट्रेटर करें। उनका दे हैड ओनली राइट टू कलेक्ट द रिवेन्यू, उनका ये सिर्फ अधिकार था कि वो रिवेन्यू को कलेक्ट करें, जबकि वो देश के अन्य हिस्सों में भी वो रहते थे बहुत सारे मनसबदार। हम अगर देखें दो कंपेयर करें, इसको बहुत ही वाइडली डिवाइड किया गया था इतनी जागीर से कि इनसे जो रिवेन्यू आता था उससे इनके सैलरी को फुलफिल कर लिया जाता था। अगर हम कंपेयर करें अकबर और औरंगजेब को, तो इन द अकबर पीरियड, अकबर के पीरियड में हम देखें तो दे आर ओनली 29 मनसबदार, सिर्फ 29 मनसबदार हैं। सो इट मीन्स कि उनकी सैलरी आने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मेंटेन थी। बट इन द रीजन ऑफ औरंगजेब द नंबर ऑफ मनसबदार बिकम 79। अब ये 79 हो गए, दैट मीन्स दे नीड एक्स्ट्रा पे। सो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं कि बहुत सारे मनसबदार जो होते हैं वे वेट करने लगते हैं अपनी जागीर का, इनका टर्न आए तो जागीर मिले, और रेवेन्यू कम आते हैं जिसके कारण इनकी सैलरी फुलफिल नहीं हो पाती है। 79 अगर मनसबदार है तो 79 मनसबदार को सैलरी डिवाइड करनी है। सो जिस भी जागीरदार, जिस भी मनसबदार को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी उनको जागीर, वे ट्राई क्या करते थे, ट्राई टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू, और इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता था हमारे प्रेजेंट्स पे। और यही कारण था कि बहुत सारे प्रेजेंट और जमींदार जो है रिवल्ट कर जाते हैं अगेंस्ट द मुगल। So we will discuss the next new topic in the next video. Till have a good day.